नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टोलॉजी इंडिया में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी की। कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईटीसी लिमिटेड काफ़ी लंबे समय से लोगों को परेशान कर रही है। इसके स्टॉक में इतनी ज़्यादा ग्रोथ की परफॉर्मेंस और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हमें नहीं देखने को मिलती है, और इसके कंपैरिजन में अगर हम दूसरी एफएमसीजी की बात करें तो वहाँ पे स्टॉक का प्राइस लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न दे रहा है। तो आज हम ये जानेंगे कि इसकी स्लो ग्रोथ के पीछे कारण क्या है और स्टॉक का प्राइस प्रॉफिट्स होने के बाद भी क्यों नहीं बढ़ रहा है। साथ ही साथ इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और हम जानेंगे कि हमारी इसमें रणनीति क्या हो। अगर किसी ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो क्या वो इसमें बने रहें या इससे बाहर निकल कर दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, और जो लोग चाह रहे हैं कि नया इन्वेस्टमेंट प्लान करना तो वो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें या ना करें, तो इस बात पर हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने स्टॉक का प्राइस आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 212 रुपये पर स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से ये 200 की रेंज के आसपास ही घूम रहा है। अगर इसकी हम मार्केट कैप को देखेंगे तो 2,62,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो इसका पी 19 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर इंडस्ट्री का पी देखें तो 17 रुपये का है, तो 17 के कंपैरिजन में ये पी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम आगे चलें और इसकी और डिटेल्स को देखें तो इसका डिलीवरी परसेंटेज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 47% दिख रहा है। 47% किसी भी स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज होता है। अगर हम इसमें 52 वीक हाई और लो की बात करें तो स्टॉक का 52 वीक हाई 240 रुपये के आसपास था और वहीं 52 वीक लो 163 रुपये के आसपास था। तो ये अभी इसी रेंज पर ट्रेड कर रहा है। 200 से 240 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है और आगे आने वाले समय में 240 के लेवल हमें दिखा सकता है। अब एक नज़र हम इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट पर भी डाल लेते हैं। लॉन्ग टर्म के चार्ट से हमें ये अंदाज़ा मिलेगा कि कंपनी ने काफ़ी लंबे समय से किस तरह से परफॉर्मेंस दी है। अब हम इसमें मैक्सिमम चार्ट ओपन करेंगे और मैक्सिमम चार्ट के पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में पैटर्न के बारे में बताया है। अगर किसी स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न एकदम अप ट्रेंडिंग की तरह होता है, थोड़े बहुत हिकअप्स के बाद भी अगर ये अप ट्रेंडिंग ही बना हुआ होता है, तो स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन आईटीसी में एक छोटी सी समस्या हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक ने लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दी है काफ़ी लंबे समय से। अगर 2000 से बात करें तो स्टॉक कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन 2016 और 2018 के बीच में ये स्टॉक ने अपना हाई बनाया 300 साढ़े 300 रुपये का। उसके बाद से स्टॉक ने लगातार 5 सालों में काफ़ी ख़राब रिटर्न दिए हैं और डी ग्रोथ दिखाई है स्टॉक की परफॉर्मेंस में। प्रॉफिट्स हर साल कंपनी जनरेट कर रही है, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं हमें दिखाई दे रही है। अगर हम 5 साल का चार्ट ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक ने, अगर जो हाई हम देखेंगे तो 338 रुपये का लगाया था और वहीं अभी स्टॉक 200 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब स्टॉक लगातार प्रॉफिट देने के बाद भी गिर क्यों रहा है, इसकी वजह को हम जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं कि इसके 5 सालों में पीयर्स ने क्या परफॉर्मेंस दी है। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की परफॉर्मेंस को देखें तो वहीं इन 5 सालों में उसने काफ़ी अच्छे और काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। एक बार आपको यूनिलीवर का चार्ट भी दिखा देता हूँ ताकि इससे आपको और आइडिया लग जाए। ये यूनिलीवर का 5 साल का चार्ट आपके सामने आ गया है। ये इस तरह की कंसिस्टेंट बेसिस पर 5 साल तक लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब आपके मन में आ सकता है कि यूनिलीवर पूरी तरीके से एफएमसीजी स्टॉक है और आईटीसी का बहुत बड़ा हिस्सा टबैको में आता है, तो इसके कारण उसका और इसका कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूँ दोस्तों, लेकिन सबसे क्लोज और सबसे पीयर कंपैरिजन अगर आप अच्छे से अगर एफएमसीजी स्टॉक का कर सकते हैं तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। आपको इसी को रखकर आईटीसी को कंपेयर करना है। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो इससे हमें और आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक की वाकई में परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसने लॉन्ग टर्म में काफ़ी कंसिस्टेंट बेसिस पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस समय पर आकर आईटीसी ने यहाँ से गिरावट दिखाई थी। अगर आईटीसी भी एफएमसीजी में डाइवर्सिफाई करना चाह रहा था तो उसके पास इतना ज़्यादा समय था कि वो यहाँ से एचयूएल को टक्कर दे सकता था, लेकिन उसका एफएमसीजी बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया, तो उन्होंने अपना सारा फोकस टोबैको पर ही रखा है और टोबैको से अपना फोकस पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं कर पाए हैं और कुछ कुछ जगह पर तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। तो जिसके इसी के कारण कि स्टॉक में ये इस तरह की गिरावट हमें देखने को मिली। अब यहाँ पर मैं आपको स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न बता देता हूँ। आप अगर उस स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको 0 दिखाई देगी। इसके पीछे वजह यह है दोस्तों कि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है और इसका सारा हिस्सा एफआईआई और डीआईआई के पास है। आप अगर इसको और क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे तो डीआईआईज में भी इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड
और अदर डीआईआईज जिसमें हम जैसे रिटेल पार्टिसिपेंट और एचएनआई इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों के पास है। अब दोस्तों वहीं अगर हम इसके पीयर्स से कंपैरिजन करेंगे एचयूएल नेस्ले वगैरह, तो वहाँ पर भी कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड ही है। तो दोस्तों इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें प्रमोटर की होल्डिंग ज़ीरो होती है और लेकिन उन वो प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है, जैसे एल हो गया, और काफ़ी अच्छी प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है, तो इसी तरह से वो आगे ग्रो करती हैं। अब दोस्तों आगे चलकर मैं ये बताना चाहूँगा कि आईटीसी ने पिछले 5 सालों में इतनी ग्रोथ क्यों नहीं दिखाई है और स्टॉक ने लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पर इतना बुरा प्रदर्शन क्यों करा है। इसके पीछे हम कुछ कारण जानेंगे और डिस्कस करेंगे क्या फ्यूचर में इन कारण के सॉल्यूशन निकल सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकल पाएंगे। अगर नहीं निकल पाएंगे तो आपको इसमें बने रहना है या नहीं बने रहना है। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आपके सामने है, यहाँ पर हम एक आर्टिकल पर आए हैं। ये आर्टिकल मनु ऋषि गुप्ता जी ने लिखा है। इस पर उन्होंने कुछ आईटीसी के रिलेटेड बातें बताई है और इनका कुछ एनालिसिस रहा है। इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्या एनालिसिस रहा है और क्या बातें रही। उनके हिसाब से कंपनी के 10 बड़े ब्लंडर्स रहे हैं जो कंपनी ने अपने पास्ट में करे हैं, जिसके कारण कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। यह आर्टिकल आया तो वैसे अक्टूबर 5 2020 में और उस समय भी काफ़ी चर्चा में रहा था, बट इसके पॉइंट्स आगे के लिए भी वैलिड रहेंगे, इसलिए हम इस वीडियो में इसे अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। आपको अगर इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ना है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहला ब्लंडर जो कंपनी ने करा है वो हॉस्पिटैलिटी में डाइवर्सिफिकेशन का करा है। इनके हिसाब से होटल सेक्टर में जो कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन करा है वो इतना अच्छा नहीं करा है। कंपनी को कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग गया है और उसके कंपेरिजन में हमें जो रिटर्न मिला है वो काफ़ी कम मिला है। तो कंपनी का जो इस सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन था वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था और इसमें जो भी हमारे मैनेजमेंट के डिसीजन रहे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जो कंपनी ने करा। अगर इसकी जगह कैपेक्स कहीं और ध्यान दिया जाता, कहीं और प्रोडक्ट्स में लगाया जाता, तो उससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता। अब आगे चलकर हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि एफएमसीजी सेक्टर जो कंपनी ने लॉन्च करा था 2000 में लॉन्च कर दिया था। अब वहाँ से अभी तक की जो एफएमसीजी की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में कंपनी ने ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई है, जिसके कारण स्टॉक का परफॉर्मेंस भी उसी तरह का हमें दिखा है। अगर मैं एचयूएल का कंपैरिजन कर रहा हूँ तो इसी कारण से कर रहा हूँ, क्योंकि 2000 से ही कंपनी ने एफएमसीजी में अपना डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया था और कंपनी टोबैको बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी। तो उन्हें अगर डाइवर्सिफिकेशन करना ही था और एफएमसीजी में करना था तो काफ़ी अच्छे से करते हैं। जिस तरह से एचयूएल ने परफॉर्मेंस दी है, आईटीसी भी इसी तरह की परफॉर्मेंस देता और काफ़ी अच्छा तेज़ी से हमें ग्रोथ दिखाता। अब एक और बड़ी बात यह आई है कि कंपनी ने आईटी सेक्टर में भी डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है। तो ये बात थोड़ी सी बचती नहीं है, क्योंकि कंपनी टोबैको कंपनी है, फिर एफएमसीजी में जाती है, फिर इसके बाद सीधे आईटी सेक्टर में और होटल सेक्टर में। अगर कंपनी सिर्फ टोबैको और एफएमसीजी को ही प्रॉपरली ध्यान दे देती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर लेती, लेकिन इसका एकदम सीधे आईटी सेक्टर में चले जाना भी एक दिक्कत की बात है, क्योंकि आईटी सेक्टर में आईटीसी इन्फोटेक जो कंपनी है उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद भी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रही है जैसी देश की दूसरी आईटी कंपनी की है। तो ये भी एक फेलियर है जो कंपनी के पार्ट पर हमें दिखाई देता है। अब हम आगे चलते हैं और दूसरे फेलियर्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक सीरियस एलिगेशंस भी लगाए हैं कंपनी पर कि उन्होंने कहा है कि कंपनी का रेवेन्यू 16,000 करोड़ से 50,000 करोड़ चला गया है 12 साल में, लेकिन एम्प्लॉयज़ के जो रेम्यूनरेशन है और टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ की जो रेम्यूनरेशन की ग्रोथ है वो उससे कहीं ज़्यादा रही है। तो अगर कंपनी पैसा ही नहीं कमा रही है या कंपनी इस रेट से पैसा नहीं रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, लेकिन आपकी सैलरीज उससे कई ज़्यादा गुना रेट पर बढ़ रही है, तो वो एक समस्या का कारण होता है कि आप इतना पैसा क्यों ले रहे हैं और शेयर होल्डर्स के पैसे पर आप कंपनी का परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहे हैं। सीधा सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है नो माई बाप सिंड्रोम, यानी किस कंपनी का कोई भी माई बाप नहीं है। प्रमोटर के नहीं होने के कारण जो भी मैनेजमेंट है वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहा है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का हमें डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है और कंपनी डायरेक्शन लेस होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंडक्टिंग ऑन एन एवरेज 41 कमिटी मीटिंग्स अ ईयर, मतलब 41 कमिटी मीटिंग्स एक साल में कंडक्ट हो रही है, लेकिन किस चीज़ के लिए इसका हमें कोई प्रॉपर रिजोल्यूशन नहीं दिखता है कि क्या होना चाहिए, क्या किस पाथ पर कंपनी जा रही है या क्या क्लियर टारगेट्स होंगे हमारे आगे फ्यूचर के ग्रोथ के। मीटिंग्स तो ज़्यादा हो रही है लेकिन किसी भी तरह से वो हमें ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं दे रही है। अब दोस्तों आगे चलकर मैं स्टॉक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है।
और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा इसके सिगरेट डिवीज़न का है और उसके कारण भी हमें प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जहाँ 3,325 करोड़ रुपए था 2009 में, वो बढ़ते हुए अब 13,000 करोड़ के पास आ गया है और लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिली है। कोरोना के कारण इस साल में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आगे आने वाले समय में कंपनी कैचअप कर लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर हम इसके स्टॉक के सीएजीआर और उसको प्रॉफिट की ग्रोथ से अगर कंपेयर करें तो स्टॉक ने परफॉर्मेंस तो इतना अच्छा नहीं दिया है। 5 साल में -2% के रिटर्न दिए हैं, 3 साल में -8% के, और लास्ट 1 ईयर में 8% के रिटर्न दिए हैं। और वहीं अगर प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि यहाँ पे सेल्स ग्रोथ तो हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रही है, पर हमें रिटर्न दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। दोस्तों, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि स्टॉक का प्राइस केवल अर्निंग से नहीं चलता है। अर्निंग से ही चलता तो हर प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता, और अडानी इंटरप्राइजेस या अडानी के जो भी शेयर है जो अभी लॉस में है, उनके स्टॉक प्राइस कभी बढ़ते ही नहीं। यहाँ पे दोस्तों प्राइस का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ये प्राइस अर्निंग से चलता है, पी रेशो। अगर पी रेशो का सीधा सीधा मतलब है कि कंपनी को शेयर होल्डर क्या वैल्यू दे रहे हैं। अगर वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है तो पी रेशो हाई होगा, और वैल्यूएशन कम है तो पी रेशो कम होगा। इसका आईटीसी का पी, एचयूएल हो गया, नेस्ले हो गया या ब्रिटानिया हो गया, इनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है। अब यहाँ पर शेयर होल्डर ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में आईटीसी की ग्रोथ इनकी ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा कम होगी, इसी कारण इसका प्राइस भी कम है और शेयर होल्डर्स ने इसका पी भी कम रखा है। और वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर या अदर कोई एफएमसीजी कंपनी को देखेंगे तो वहाँ प्राइस और प्रॉफिट के साथ साथ इन्वेस्टर ये भी देख रहे हैं कि कंपनी आगे आने वाले समय में ग्रोथ दिखाएगी, और उसी ग्रोथ को डिस्काउंट करने के लिए अभी का शेयर प्राइस बढ़ा दिया है। तो इसी कारण आईटीसी का शेयर का प्राइस हमें कम देखने को मिलता है, और दूसरी कंपनीज का पी रेशो और प्राइस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी में किसी भी प्रकार का डेट नहीं है, एकदम नाम मात्र का कर्जा है, और ये कर्जा तो कंपनी 1 साल के प्रॉफिट से ही निकाल देगी। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी में किसी के प्रकार का डेट नहीं है, और लॉन्ग टर्म का चार्ट भी बहुत हद तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बस अगर कंपनी अपने फ्यूचर के आउटलुक को सुधार ले और फ्यूचर के क्लियर विजन को शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट करे, तभी जाकर हमें कुछ स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब हम ट्रिगर टेप पर आ गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 83% एनालिस्ट का कहना यह है कि स्टॉक में आप बाइंग कर सकते हैं, और इन्होंने 36 एनालिस्ट ने बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। अगर हम डेविएशन की बात करें तो अपर एंड पर ये 260 रुपये के आसपास ये स्टॉक को देख रहे हैं, और वहीं हाई अगर आप देखेंगे तो 365 का दिखता है। अगर लो की बात करें तो गिरावट काफ़ी कम ये आंक रहे हैं, 206 रुपये के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट हो सकती है, और स्टॉक में जो ऊपर जाने का पोटेंशियल है वो गिरावट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन माने और जितनी भी बातें अभी तक हमने डिस्कस करी, हाँ, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अभी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीच में डीमर्जर की न्यूज़ आई थी, फिर डीमर्जर की न्यूज़ को मैनेजमेंट ने बोला कि यह स्पेकुलेटिव न्यूज़ है, इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। तो इसी तरह की चीज़ों के कारण इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। लेकिन दोस्तों, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो ये कंपनी, हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर या अदर एफएमसीजी के कंपैरिजन में अभी भले ही कम परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये अंडर वैल्यू स्टॉक है। ये इतना नीचे गिर गिर के अब ये इतना ही ज़्यादा पिट गया है कि और कितना पिटेगा वाली बात पर आ गया है। तो इस लेवल पर भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हाँ, आपको अगर पेशेंटली होल्ड करना है और आप पेशेंटली इसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं तो ही इसमें बने रहिए, क्योंकि दूसरे स्टॉक जब चलते हैं और ये वहीं खड़ा रहता है तब आपको दुख होता है कि ये स्टॉक हमने लिया है और ये स्टॉक किसी प्रकार से चल नहीं रहा है, इसकी ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, और वहीं दूसरे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब ये चलेगा, जब इसमें एक नई री रेटिंग आएगी और जब ये चलना शुरू करेगा तो एक झटके में आपको तेज़ी दिखाएगा, तब आपको मौका नहीं मिलेगा इसमें वापस बैठने का। तब आपको लगेगा कि ये थोड़ी बहुत की चाल है, वापस नीचे आ जाएगा। आप यही सोचेंगे कि वही रेगुलर मूवमेंट है, फिर नीचे आ जाएगा, फिर रेगुलर मूवमेंट है। लेकिन ऐसे समय पे जब इसकी तेज़ी वापस आती है तब ये स्टॉक सीधा शूट करता है, तब आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। दोस्तों, अब हम आईटीसी के डेली चार्ट पर आ गए हैं। यहाँ पर हम जल्दी से इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले समय में स्टॉक में किस प्रकार की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी।
अब अगर हम सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक ने 200 रुपये पर काफ़ी बार सपोर्ट दिखाया है और ये 200 रुपये का सपोर्ट जो है स्टॉक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यानी जब जब 200 रुपये पर आए तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है और स्टॉक पर बाइंग बहुत अच्छे लेवल पर स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आप इसमें अगर स्विंग ट्रेड भी करते हैं तो इसमें अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। और वहीं अगर 200 से नीचे आता है तो फिर ये गिरावट और ज़्यादा हो सकती है। और ये यहाँ पर 160 रुपये के आसपास पिछली बार इसने सपोर्ट लिया था, 160 और 164। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ तक आना फ्रेंकली लगता नहीं है, और मार्केट की अभी ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं जिससे इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिले। तो 200 का लेवल आप ध्यान रखिए। 200 के लेवल से अगर नीचे जाता भी है तो जितना भी नीचे जाए 10-10, 5-5 रुपये करके धीरे धीरे करके आप और एक्यूमुलेट करते जाइए। ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना क्या सोच रहे हैं। और शॉर्ट टर्म वाले लोग अगर थोड़ा सा भी स्टॉक नीचे आता है 208, 210 के रेट पर, 205 के रेट पर, तो आप बाय करिए और स्विंग ट्रेड ले लीजिए। अच्छा खासा आपको स्विंग इसमें देखने को मिलेगा, जो सबसे पहले 224 के आसपास जाएगा, उसके बाद 236 पे। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 350 रुपये के आसपास का कुछ दिखाई देता है। तो यानी अभी भी 52 वीक ऑल टाइम हाई पर जाने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन बचा हुआ है। तो इसमें अभी प्रॉफिट की गुंजाइश तो बहुत ज़्यादा है। तो 200 पर आए तो आप स्टार्ट कर लीजिए बाइंग, और वहाँ से एक अच्छा स्विंग ट्रेड आप ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रख सकते हैं। अब आईटीसी एफ&ओ का पार्ट है, तो आप चाहे तो ऑप्शन में भी एक स्ट्रेटेजी और रणनीति अपना सकते हैं कि आपको अगर 200 के रेट पर अच्छे खासे क्वांटिटी में आईटीसी के शेयर एक्वायर करने हैं तो आप ऑप्शन के ट्रेड के थ्रू भी इसमें कर सकते हैं। अब हम एनएससी की वेबसाइट पर चलते हैं और ऑप्शन की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझते हैं। अब दोस्तों हम एनएससी की वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने आईटीसी ओपन कर लिया है, जिसमें डेरिवेटिव सेगमेंट में जाकर हमने ऑप्शन चेन ओपन करी है। जिस तरह से मैंने अभी बताया था 200 का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो 200 पर काफ़ी अच्छे ट्रेड हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा ट्रेड 200 के आसपास पे ही हुए हैं। हाँ देखिए 2748 के ट्रेड्स अभी ओपन है और 200 रुपये के रेट पर है। उसके बाद जो है वो 210 रुपये के आसपास है। तो आप चाहे तो इस मंथ में ले सकते हैं सौदा, और अगर नहीं तो अगले मंथ का भी ट्रेड हम देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ है कि 200 पर 355 कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है और यहाँ पर 4 रुपये का भाव चल रहा है। तो एक लॉट साइज 3200 का है। ये ऑप्शन उन्हीं को करना है जिनके पास फंड की अवेलेबिलिटी हो। आपके पास फंड अगर कम है तो बिल्कुल ऑप्शन में मत जाइए। ऑप्शन सेलिंग आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकती है। अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, ये जुलाई एंड पर आपका सौदा एक्सपायर होगा, तो जुलाई एंड का आप 200 की स्ट्राइक प्राइस पर आईटी का सौदा ले सकते हैं। आप आईटीसी का सौदा लेंगे तो उसमें आपको 3200 का लॉट साइज़ है और एक लॉट साइज़ में 4 रुपये आपको प्रीमियम मिलेगी। तो आपको 12,000 के आसपास की अप्रॉक्स प्रीमियम आपको टोटल प्रीमियम अमाउंट मिलेगा, जिसमें आपको कुछ मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी। आपके पास अगर 1.5-2 लाख के आसपास का मार्जिन है तो उस मार्जिन में आप 200 की स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड ले सकते हैं। और कल को अगर सौदा इन द मनी हो भी जाता है तो 200 रुपये के रेट पर आपको 3200 शेयर एक्वायर करने को मिलेंगे। तो आपके लिए लॉन्ग टर्म को मैं शेयर को सही रेट पर एक्वायर करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है ऑप्शन सेलिंग की। आप पुट सेल करें 200 के स्ट्राइक प्राइस का जुलाई एंड का, और अभी जो रेट चल रहा है 4, इसके आसपास आप अपना सौदा लगाइए। अगर सौदा हिट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, तो उसके बाद आपको अच्छी खासी प्रीमियम भी मिलेगी, और अगर इन द मनी हो जाता है तो आपको सस्ते रेटों पर शेयर लेने का मौका मिलेगा। और अगर इन द मनी नहीं भी होता है तो आपके पास 12-13 हज़ार रुपये की प्रीमियम जो मिली है वो तो है ही है, तो उस पर जो आपने रिटर्न कमाया वो तो कमाया ही कमाया। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑप्शन सेलिंग कर कर भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और लंबे समय के लिए अच्छे रेटों पर शेयर एक्वायर करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी अगर कोई है तो वो ऑप्शन सेलिंग ही है। तो अगर आपका फंड ज़्यादा है तो आप चाहे तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन आईटीसी पर। कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों मेरा किसी भी तरह से ये मकसद नहीं था कि आईटीसी को ये बताना कि ख़राब स्टॉक है या बिल्कुल बर्बाद स्टॉक है। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दूसरों के कंपैरिजन में आईटीसी ने परफॉर्म क्यों नहीं करा और उसके पीछे की वजह क्या है। आपको ये वजह शायद देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सब यही कहते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, आपको लंबे समय के लिए बने रहना है। नो डाउट वो सब सही बात कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, ग्रोथ नहीं होने के कारण क्या है, वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो अगर आपको 2 चुनाव करने हैं और आप चाहते हैं कि कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहते हैं, स्टॉक में धीरे धीरे करके बढ़ना चाहते हैं, तो एचयूएल पर जाइए। नेस्ले, एचयूएल, ब्रिटानिया, ये सारे भी एफएमसीजी के शेयर हैं। और नहीं, आप चाहते हैं कि पेशेंटली वेट करना
और सस्ते वैल्यूएशन पर एक अच्छी कंपनी को एक्वायर करना है तो आप आईटीसी में नो डाउट जा सकते हैं। ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और आगे आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न आपको देगी। तो आईटीसी को किसी भी तरह से ख़राब कहने का मेरा मकसद नहीं था, मेरा बस इतना बताने का मकसद था कि इसकी ग्रोथ जो नहीं आनी चाहिए थी वो क्यों नहीं आई है, उसके पीछे के कारण आपको बताना चाहता था। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और इसी तरह के वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।